Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these polity classes where we have been discussing previous year questions related to Indian polity section of your GS dear friend. और इन क्लासेस के थ्रू हम लास्ट 30 इयर्स के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनकी एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। और बार बार मैं आपके साथ कहता आया हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपीएससी के माइंड को समझने के लिए, डिफिकल्टी लेवल को समझने के लिए और ये जानने के लिए कि फ्रॉम विच टॉपिक क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड रिपीटेडली, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के थ्रू। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में और यूपीएससी की इस प्रिपरेशन की जर्नी में सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट डियर फ्रेंड। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप इन सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, मेरे साथ उन्हें एड्रेस कर सकते हैं दोस्तों। मुझे खुशी होगी अगर आपकी इस सक्सेस जर्नी में मैं थोड़ा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। अब देखिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमने आपके कन्वीनियंस के लिए इस पूरी सीरीज़ को टॉपिक वाइज डिवाइड किया है दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस लिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड। नाउ आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2-3 पार्ट में हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट, शेड्यूल, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में लास्ट 30 ईयर में, उनकी एनालिसिस करने की हम आपके साथ कोशिश करेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करने की भी आपके साथ कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया 2024 में दोस्तों, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्राइवेसी डियर फ्रेंड। राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की गई और हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट होता है और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान के अलग अलग आर्टिकल को इंटरप्रेट करते हैं और इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसे इंटरप्रेट करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन राइट्स टू नंबर ऑफ इन्फर्ड राइट। इन्फर्ड राइट वो राइट हैं जो संविधान में क्लियरली मेंशन नहीं थे, बट दीज राइट्स दे केम इनटू एग्जिस्टेंस एज पर इंटरप्रिटेशन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ऐसा ही देखिए केस है दोस्तों 2017 का एस पुट्टा स्वामी केस जो है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात की राइट टू प्राइवेसी के बारे में, दैट राइट टू प्राइवेसी इज वन सच इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट अदरवाइज टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, बट हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। तो एक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए आपके पास राइट टू प्राइवेसी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सो राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो आंसर विल बी डी डियर फ्रेंड। आई होप कि ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 एक इन्फर्ड राइट है। ये आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात की जा रही है दोस्तों इंटर स्टेट मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट। कॉरपोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब देखिए संविधान में देखिए टोटल 12 शेड्यूल है दोस्तों और शेड्यूल नंबर जो 7 है डियर फ्रेंड, इट डील्स विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जहाँ पर शेड्यूल 7 में 3 अलग अलग लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और देखिए इन लिस्ट को लेकर अलग अलग लेजिस्लेटिव ज्यूरिडिक्शन है। यूनियन लिस्ट के जो मैटर्स हैं ऑर्डिनरली उन पर यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट के जो मैटर्स हैं ऑर्डिनरली उस पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं। और कंकरेंट लिस्ट के जो मैटर्स हैं उन पे स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं दोस्तों। अब देखिए जब बात हो रही है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की या इंटर स्टेट माइग्रेशन की, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच की बात हो रही है, तो ये दैट कैन नॉट बी मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। ये राज्य सूची का विषय नहीं हो सकता दोस्तों, ये राज्य सूची का विषय नहीं हो सकता। इसी तरह से देखिए बहुत ही क्लियरली आपने समझा है कि जो कॉरपोरेशन टैक्स है इट इज़ नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, ये भी स्टेट सब्जेक्ट नहीं दोस्तों। इंटर स्टेट क्वारंटीन, अगर आपको याद हो कोविड का टाइम दोस्तों, इंटर स्टेट क्वारंटीन इट इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट
ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। इंटर स्टेट क्वारंटीन क्या है? यूनियन का सब्जेक्ट है, यूनियन से रिलेटेड है दोस्तों। तो राइट आंसर विल बी सी। सी क्या है? राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डियर फ्रेंड। फिर से देखिए, यहाँ पर मैं आपके साथ वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो संविधान के अलग अलग पार्ट, अलग अलग शेड्यूल, आर्टिकल से डील कर रहे हैं। संविधान में टोटल 12 शेड्यूल की हमने आपके साथ बात की। 11 शेड्यूल डील करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ। 12 शेड्यूल डियर फ्रेंड डील करता है म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ। पार्ट 9A, पार्ट 9B हमने आपके साथ डिस्कस किया विद रिगार्ड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपल बॉडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर बोलें कि पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस तरह से आप पाएंगे कि दीज आर सर्टेन पार्ट्स डीलिंग विद डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखिए, आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि द राइट आंसर इज डियर फ्रेंड डी, जहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि दिस पर्टिकुलर पार्ट डील विद दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। ये बात सब पर है। पहले हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। अब देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है, देखिए 8th शेड्यूल से रिलेटेड है दोस्तों। और 8th शेड्यूल में देखिए बहुत सारी भारतीय भाषाओं को क्या किया गया, रखा गया है। देखिए इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो मेन पर्सपेक्टिव था वो यही था कि भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसे प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व किया जाए दोस्तों। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए, शायद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो भाषाई बहुलता है भारत में उसे ध्यान में रखते हुए 8th शेड्यूल की संकल्पना की गई थी। 8th शेड्यूल के बारे में संविधान मेकर ने बात की थी। तो ये जब संविधान आया, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 8th शेड्यूल डियर फ्रेंड, देयर वर टोटल 14 लैंग्वेजेस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब संविधान आया तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें 14 लैंग्वेजेस। बाद में 21st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंधी को इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया। देन 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। देन 91st अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ऐसी भाषाओं को ऐड किया गया। 4 नई भाषाओं को ऐड किया गया। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो दूसरा अमेंडमेंट था 71st अमेंडमेंट, उसके द्वारा जो 3 भाषाओं को ऐड किया गया, वो भाषाएं कौन सी थी दोस्तों? तो देखिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कोंकणी, मैतेई और मणिपुरी एंड नेपाली, दीज 3 लैंग्वेजेस डियर फ्रेंड, दे वर एडेड थ्रू 71st अमेंडमेंट एक्ट। स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपने अगर पढ़ा है तो आप इसे कर पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो देखिए नहीं कर पाएंगे दोस्तों। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देखिए ये जो लैंग्वेज वाला जो 8th शेड्यूल वाला जो प्रोविज़न है, देखिए ये हर साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार आप देखते रहते हैं नॉर्थ साउथ, हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पर देखिए ऐसे डिस्प्यूट की बात होती है। हाँ, अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला के अगेंस्ट में अब प्रोटेस्ट की बात हो रही है। तो भाषा का ये जो मुद्दा है, देखिए हर साल ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। आंसर इज ए दोस्तों। देन एज पर आर्टिकल 368 किससे डील कर सकता है? आर्टिकल 368 हमारी संसद की अमेंडमेंट करने की पावर को डील करता है दोस्तों। कि भारतीय जो संसद है उसके पास 2 तरह की पावर है। एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है जिसके तहत इंडियन पार्लियामेंट कैन इनैक्ट ए लॉ, और दूसरी क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है वेयर बाई यूनियन पार्लियामेंट कैन अमेंड और मॉडिफाई एनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप ऐसा बोलते हैं कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड और मॉडिफाई एनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन्स? इसके मायने क्या है दोस्तों? तो इसके मायने हैं कि आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और अगर पहले से कुछ है तो उसे रिपील भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यू कैन ऐड, यू कैन वेरी और चेंज एज वेल एज यू कैन रिपील। तो राइट आंसर विल बी डी। तो 5वें का आंसर क्या होगा? डी। दैट इज यू कैन ऐड, यू कैन रिपील एंड यू कैन वेरी और मॉडिफाई दोस्तों। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा क्वेश्चन है दोस्तों कि हु वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो देखिए प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंट बनने से पहले आप हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ते हैं, और जब देखिए पॉलिटी की बुक स्टार्ट करते हैं, तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं संविधान सभा के बारे में, तो बात होती है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डियर फ्रेंड, ही वॉज द
प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सीधा साधा सवाल है और 2024 में देखिए सवाल पूछा गया, इजी सवाल भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको अपने माइंड में याद रखनी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस की बात हो रही है 2015 से दोस्तों। हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर। ठीक है, 1949 को आपने अपना संविधान क्या किया था, आपने अपना संविधान एडॉप्ट किया था और एक पर्टिकुलर डे को दोस्तों आपने इसे इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, इनैक्ट किया था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर। प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन। सही स्टेटमेंट है, 26 नवंबर को आप इसे सेलिब्रेट करते हैं, सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 26 नवंबर 1949 वो दिन नहीं है दोस्तों जब आपने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, दैट इज नॉट द डे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये बात समझ पा रहे हैं, ये भी सीधा सा सवाल है। अगर आपने संविधान सभा के बारे में पढ़ा है तो ये दोनों स्टेटमेंट, देखिए 2015 से आप संविधान दिवस को मना रहे हैं 26 नवंबर को, और देखिए दिस वॉज द डे व्हेन यू अडॉप्टेड इट, 26 नवंबर यू इम्प्लीमेंटेड एंड इनैक्टेड इट डियर फ्रेंड। तो राइट आंसर विल बी सी। सही आंसर क्या होगा? सी दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 of Maintenance of Efficiency of Administration। एकदम सही बात है दोस्तों, जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं प्रशासनिक में, अलग अलग जॉब में, सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशियंसी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सही बात है दोस्तों, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशियंसी है क्या? दैट इज नो वेयर डिफाइंड डियर फ्रेंड। इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, संविधान में क्या कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है दोस्तों। तो ये बात गलत है कि आर्टिकल 335 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सो द राइट आंसर विल बी सी। पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? गलत है। इन इंडिया which one of the following constitutional amendment was widely believed to enacted to overcome the। देखिए जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल राइट को और जो हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं उनके बीच में देखिए एक टसल हमेशा रहा है। ठीक है, बार बार जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को बढ़ाने की कोशिश की है, और कई बार देखिए इस बात को लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट के बीच में विवाद भी बना रहा है दोस्तों। एक ऐसा अमेंडमेंट जिसके थ्रू लेजिस्लेचर ने जुडिशरी की ये जो पावर है फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट करने की, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। दैट अमेंडमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट अमेंडमेंट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। या फिर वो अमेंडमेंट कौन था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट था। बट ये क्वेश्चन जब यूपीएससी में पूछा गया तो बाद में बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बोला, और बाद में देखिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया दोस्तों। इसके मार्क्स रिड्यूस कर दिए गए टोटल मार्क्स में से, इसे वैलिड क्वेश्चन नहीं माना गया। बट अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो दैट अमेंडमेंट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। देखिए संविधान के ये सभी क्या हो सकते हैं? पर्पज हो सकते हैं, बट इनमें सबसे बेहतर तरीके से संविधान के ऑब्जेक्टिव या पर्पस को कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करता है। और देखिए हमने आपके साथ बार बार डिस्कस किया कि संविधान उन नियमों का संग्रह है दोस्तों। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री इज कैरीड ऑन, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है दोस्तों। तो जैसे ही आप बोलते हैं कि इन नियमों का संग्रह है, एक कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड एज पर दीज रूल्स एंड रेगुलेशन यू आर गोइंग टू कंडक्ट रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, so it puts some limits, it puts some limitations on the power of that particular state. So these all can be the purpose of the constitution, but the most appropriate will be it defines and limits the powers of what? Government. So a constitutional government, a government or exercise of government as per the provision of constitution, that is a limited government. कैसी government होती है? Limited government होती है,
इसमें सरकार की शक्तियों पर क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर एज पर मी डियर फ्रेंड। इन इसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टाइम एंड अगेन आई डिस्कस विद यू पीपल। देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड हमने आपके साथ बात की प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, दोनों में देखिए कानून के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 21 प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ इज मेंशन कि एग्जीक्यूटिव जब भी कोई काम करेंगे दे विल एक्ट एज पर लॉ। कुछ लॉ होना चाहिए दैट अथोराइजेस एग्जीक्यूटिव टू डू इन दिस मैनर। बट क्या वो लॉ जस्ट है, क्या वो लॉ फेयर है, क्या वो लॉ रीजनेबल है, इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई किसकी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और देखिए प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ इट रिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सरसाइजिंग आर्बिट्रेरी पावर, कि बिना किसी लेजिटिमेट लॉ के एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन नहीं ले सकते। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये जो लेजिस्लेचर है और उनकी जो लॉ बनाने की कैपेसिटी है उसको भी कंट्रोल कर रहा है कि एनी सच लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड लेजिटिमेट, रीजनेबल as per principle of natural justice. So in essence due process of law means principle of natural justice। ये बात आपको मैंने पहले भी रिपीटेडली डिस्कस की है। और देखिए 2023 में ये सवाल पूछा गया, तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें उस लॉ का फेयर होना, जस्ट होना, रीजनेबल होना इंपॉर्टेंट है और इसका फेयरली लोगों पर अप्लाई किया जाना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्रिंसिपल ऑफ natural justice। Then consider the following statement: according to Constitution of India the central government has duty to protect state from internal disturbances, article 355 dear friend, ठीक है। The Constitution of India exempt the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention। so देखिए हमने आपके साथ दो तरह के डिटेंशन डिस्कस किए, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में क्या है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट और डिटेन किया जाता है तो उसको काउंसल एक्सेस प्रोवाइड की जाती है जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सके। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में स्टेट ऐसी काउंसल एक्सेस देने से आपको मना भी कर सकता है। क्या कर सकता है? मना भी कर सकता है। तो संविधान देखिए ये बोलता है कि सभी को ऐसी काउंसल एक्सेस मिलनी चाहिए, बट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको ये काउंसल एक्सेस डिनाई की जा सकती है। ये बात समझ पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एन एविडेंस। देखिए ऑर्डिनरली एनी कन्फेशन मेड बाय यू कैन नॉट बी यूज एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू। ये बात समझ रहे हैं। आपके द्वारा दिया हुआ कोई भी कन्फेशन आपको पनिशमेंट दिलाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता ऑर्डिनरली। ऐसी प्रोटेक्शन संविधान के द्वारा आपको दी गई है। बट डियर फ्रेंड, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत यदि आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया एक गैजेटेड पुलिस ऑफिसर के सामने, उसे आपके अगेंस्ट एविडेंस की तरह से यूज किया जा सकता है। तो यहां पर लिखा है कैन नॉट, बट इट कैन बी यूज। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग डियर फ्रेंड। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पहले दो स्टेटमेंट क्या है, सही है। आई होप ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। देन राइट टू प्राइवेसी, अगेन डियर फ्रेंड, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया, पहला सवाल यही था, अंडर आर्टिकल 21। देन ए legislation that confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law। ठीक है, यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है जो एग्जीक्यूटिव को ये पावर देता है कि किसी पर्टिकुलर लॉ को वो डिस्क्रिशनरी मैनर में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी मैनर में अप्लाई कर सकते हैं मतलब किसी पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं, किसी के फेवर में यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रेस के अगेंस्ट में, किसी के फेवर में। तो ये संविधान में फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल का वॉयलेशन है दोस्तों? सो इट इज़ अ वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 डियर फ्रेंड। यू ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। सभी लोग कानून की नज़र में क्या है, इक्वल हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, एनीथिंग डियर फ्रेंड। आपके अगेंस्ट में कोई भी अनफेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो अगर एग्जीक्यूटिव को ये डिस्क्रिशनरी पावर मिलती है कि इस लॉ को वो अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से अप्लाई कर सकें,
तो ये आपके आर्टिकल 14 का क्या है, वॉलेशन है. आई होप कि दिस थिंग ऑल्सो यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज अ इसेंशियल फीचर. बहुत सारे फीचर्स होते हैं. हाँ, हमने आपके साथ डिस्कस किया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए यूनियन और स्टेट के बीच में. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये रिटेन होना चाहिए, एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया. और सबसे इसेंशियल हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. दोस्तों, जब भी केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होगा तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल जुडिशरी. सो दैट इज वन इसेंशियल फीचर ऑफ आवर फेडरल सिस्टम. सो आंसर विल बी ए. ए विल बी द राइट आंसर डियर फ्रेंड. देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया. ये बात हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की दोस्तों, 2021 में डिस्कस किया है. नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट, गलत ऑप्शन है. फंडामेंटल राइट टू सिटीजन, गलत ऑप्शन. पहले ये फंडामेंटल राइट था दोस्तों. लीगल राइट अवेलेबल टू ओनली सिटीजन, ये भी नहीं है ऐसा. सभी को, देखिए आप किसी भी देश के नागरिक हो, आपको भारत में राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फॉर्म हो, लीगल राइट इज अवेलेबल डियर फ्रेंड. आपको एक लीगल राइट के फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों. और देखिए आज की क्लास का जो लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संविधान का देखिए एग्जैक्ट स्टेटस 26 जनवरी 1950 को क्या था. क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था. तो देखिए हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि ये जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, दे हैव बीन एडेड इन 1976. कब ऐड किया गया, 1976 में ऐड किया गया. पर पूछा क्या जा रहा है, 26 जनवरी 1950, एट दैट टाइम यू वर ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डियर फ्रेंड. आप क्या थे, एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे. तो आंसर विल बी बी डियर फ्रेंड. से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं लास्ट 30 ईयर में. नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी सेकेंड पार्ट आपके साथ लेके आऊँगा दोस्तों. और अगर आप 2026 के एग्जाम को लेकर सीरियस हैं या 2027 के एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, तो वी एट द एनालिटिक्स आईएएस डियर फ्रेंड आर गोइंग टू लॉन्च वन कॉम्प्रिहेंसिव 1 ईयर फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जहाँ पे कंप्लीट जीएस, ऑप्शनल सीसैट, आंसर राइटिंग सेशन, ऐसे प्रिपरेशन, सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कराई जाएगी दोस्तों. 25 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों. इसको लेकर अगर कोई भी डाउट है, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स. थैंक यू.